हेलो फ्रेंड, सक्सेस एसएससी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कल हमने एक ग्रामीण परिवेश की एक वीडियो की थी, आज उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कैसे मिला था, वहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद जो उसके अनुच्छेद हैं 243 के, मैंने बताया था ए से लेकर ओ तक ऐड किए गए थे। ठीक है, अब उन अनुच्छेदों के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 243 ए, इसमें क्या दिया हुआ है? परिभाषाएं दी हुई हैं कि कौन सी चीज़ क्या होगी, उसके बारे में ही। जैसे ग्राम सभा राज्यपाल के अधिसूचित किसी ग्राम स्तर पर मतदाताओं के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। कहने का मतलब है गांव में जो भी मतदाता होते हैं, यानी कि जो पंचायत का वोट डालते हैं, वो ही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और उनसे मिलकर ही ग्राम सभा का निर्माण होता है। ठीक है, अगला अनुच्छेद क्या है? 243 बी। इसमें क्या बताया गया है? पंचायतों का गठन। देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको थोड़ा अंडरलाइन करता हुआ जाऊंगा और उसे आप थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अनुच्छेद 243 बी, इसमें क्या बताया गया है? पंचायतों का गठन। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक है, और प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाता है। ये सब किस में आते हैं? 243 बी में। ठीक है, ये मैं कल बता चुका हूँ कि हमारे देश में 3 तरह की पंचायतों का प्रावधान है। ठीक है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है। जैसे पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत है। वो कौन कौन सी है? एक तो ग्राम पंचायत, एक अंचल पंचायत, एक दूसरी है आंचलिक परिषद और चौथी है इसमें जिला परिषद। ये एक अपवाद के रूप में देख सकते हैं हम। ठीक है, अगला अनुच्छेद क्या है? 243 सी। मैंने सारे अनुच्छेदों को जो 243 ए से ओ तक सारे लिए हैं, लेकिन इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने उतनी ली है जितनी एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अगला अनुच्छेद क्या है? 243 सी। इसमें क्या बताया गया है? पंचायतों की संरचना। कहने का मतलब है पंचायत कैसे कैसे बनेंगी उसके बारे में बताया गया है। देखिए, इसमें क्या है? प्रत्येक राज्य के राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। कहने का मतलब है जो पंचायतों का जो गठन है उसके द्वारा और उनके लिए जो नियम कायदे कानून जो बनाए जाएंगे वो हमारे राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए जाएंगे, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद के साथ साथ राज्यपाल को भी शामिल किया जाता है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि विधान परिषद हमारे देश में हर एक राज्य में नहीं है, केवल कुछ ही राज्यों में है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। कौन सा? अनुच्छेद 243 सी। अगला अनुच्छेद चलते हैं, अनुच्छेद 243 डी। अब डी में क्या दिया गया है? पंचायतों में आरक्षण। देखिए, ये जितने भी आर्टिकल हैं इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही वाला है, अनुच्छेद 243 डी। इसमें पंचायतों में आरक्षण की बात कही गई है। वो आरक्षण किस किस तरीके से होगा? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण उस स्थान पर उस उपस्थित जनसंख्या के आधार पर होगा। कहने का मतलब है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण होगा वो वहाँ की जनसंख्या के आधार पर होगा। ठीक है, और लेकिन महिलाओं के लिए क्या दिया है? महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। कहने का मतलब है 1/3 जो सीट होंगी वहाँ की, जैसे मान लीजिए अगर उसमें 240 सीटें हैं किसी क्षेत्र में, तो उसका 1/3 यानी कि 80 सीटें जो होंगी ना वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अब इस महिलाओं में आरक्षित में इसमें एससी के लिए और एसटी के लिए, दोनों के लिए ही इसमें ही सम्मिलित होंगी। ठीक है, जिसमें ये अगली लाइन लिखी हुई है, जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थान सम्मिलित होंगे। कहने का मतलब इस 80 में एससी एसटी भी सम्मिलित होंगे। ठीक है, और इसके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? 83 में संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों का अस्तित्व न होने के वजह से अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। मैंने बताया
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अरुणाचल प्रदेश में कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इनकी जनसंख्या है ही नहीं। ठीक है। और अगला पॉइंट है इसके लिए एक और महत्वपूर्ण है, क्या है, इसे मैंने हैशटैग लगा के लिखा है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सन 2000 में पंचायती राज अधिनियम 1947 में संशोधन किया गया। संशोधन करके पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है। कहने का मतलब ये उत्तर प्रदेश में SC, ST और OBC इन तीनों के लिए ही आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। अगला अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद 243E। इसमें क्या बताया गया है, पंचायतों की अवधि। पंचायतों की अवधि देखिए सामान्यतः तो 5 वर्ष की होती है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर किसी वजह से अगर पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 6 माह के अंदर अंदर हमें चुनाव कराना होगा। ठीक है। ये अनुच्छेद 243E में प्रावधान है। अगर 6 माह से पहले किसी भी हर हाल में हमें दूसरी पंचायत का चुनाव कराना ही होगा। ठीक है। और अगला अनुच्छेद है 243F। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है अयोग्यताएं। अयोग्यताएं जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 21 साल से कम उम्र का है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसका सदस्यता छीन ली जाएगी। ऐसी कुछ अयोग्यताएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसमें कुछ लिखा भी नहीं है। अनुच्छेद 243G, इसमें पंचायतों की शक्तियाँ दी गई हैं। पंचायत की शक्तियों से क्या मतलब है, जैसे पंचायत में क्या क्या कार्य होंगे, पंचायत किन किन कार्यों को कर सकती है, और इन पंचायतों को जो शक्तियाँ देता है वो कौन देता है, हमारा विधान मंडल देता है। ये मैंने बता दिया पहले ही। अगला है अनुच्छेद 243H। इसमें है करों का अधिरोपण। कहने का मतलब ये है पंचायत में जो जनता के ऊपर जो कर लगाए जाएंगे वो किस तरीके से होंगे, कितने होंगे, वो सारे अनुच्छेद 243H के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और अगला है अनुच्छेद 243I। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हैशटैग बना लेता हूँ। ठीक है। अनुच्छेद 243I, इसमें क्या बताया गया है, राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। राज्य वित्त आयोग कहने का मतलब पंचायतों के लिए जितनी भी वित्तीय जो व्यवस्था की जाएंगी वो इसी आर्टिकल के तहत आएंगी और इसके तहत ही राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। ठीक है। इसमें क्या है, पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए हर राज्य का राज्यपाल एक वित्त आयोग का गठन करता है। कहने का मतलब है वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243J। इसमें लेखकों की समीक्षा है। कहने का मतलब है अभी बताया मैंने 243I में वित्त आयोग का गठन है और इसको ऑडिट करने के लिए ही अगला अनुच्छेद दिया गया है 243J। इसमें किसी हिसाब में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, उसके लिए दिया गया है। अनुच्छेद 243K, इसमें क्या बताया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। कहने का मतलब है जो पंचायतों और नगर निगम के चुनाव का जो चुनाव होंगे वो किसके द्वारा कराए जाएंगे, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। आपको पता ही होगा जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं, और जो राष्ट्रपति वगैरह के होते हैं वो भी हमारा मुख्य निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन पंचायत और नगर निगम के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ही कराता है इनका चुनाव। ठीक है। अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद है 243L। इस अनुच्छेद में पंचायतों का संघ राज्य क्षेत्र में लागू होने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है अनुच्छेद 243M। इसमें भाग 9 से संबंधित है कि भाग 9 में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, उसके बारे में दिया गया है। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है अनुच्छेद 243N। इसमें क्या बताया गया है, विद्यमान विधियों तथा पंचायत राज में बने रहने का प्रावधान है। ठीक है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243O। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है, यह अनुच्छेद पंचायत निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन अर्थात न्यायालय के दखल न देने का प्रावधान किया गया। कहने का मतलब ये है कि पंचायत निर्वाचन से जितने भी मामले होंगे वो उसमें हमारा जो न्यायालय है वो दखल नहीं दे सकता है।
ये किस आर्टिकल के तहत आता है? 243 ओ के तहत। तो हमने जो पंचायत के आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक ये सारे देख लिए हैं, और जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको आराम से कर पाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसके बारे में बात करते हैं आप, जो वन लाइनर के रूप में एक क्वेश्चन के रूप में लिख दिए हैं मैंने कुछ। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट हैं, इस वजह से मैंने अलग से लिखे हैं। इसमें क्या है? पीवी के राव समिति किससे संबंधित है? अगर ये क्वेश्चन बनता है तो इसका आपका आंसर होगा पंचायती राज से संबंधित है। और ये जो पीवी के राव समिति कब आई थी? 1985 में। ठीक है, इसके बारे में मैंने कल बताया था वैसे आपको। किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायत को संवैधानिक दर्जा की सिफारिश की गई थी? ये भी मैंने बताया था। इसका ये थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं कर लेता हूँ IMP करके। इसका आंसर क्या बन जाएगा? मतलब LM सिंघवी समिति। इसका मतलब है जो हमारे देश में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा की बात की सिफारिश सबसे पहले की थी तो इसी समिति ने की थी, और ये आई थी 1986 में। अगला तथ्य क्या है? किस चार्टर अधिनियम के द्वारा मुंबई, कोलकाता तथा मद्रास के महानगरों के लिए नगर निगम स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी मद्रास में, जो कि आज चेन्नई है। और कब की गई थी ये? 1987 में। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में किस प्रावधान के द्वारा किया गया है? मतलब पंचायत और नगर पालिका जो किस प्रावधान के द्वारा हमारे देश में आई थी वो है 1993 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये पंचायतों के लिए था, जबकि जो 72वां संविधान संशोधन था वो किसके लिए था? नगर पालिकाओं के लिए। ठीक है, ये 1993 में आया था और नगर पालिकाओं के लिए आया था 1992 में। अगला है, सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की प्रणाली का शुभारंभ किया। ये भी मैं कल बता चुका हूँ। और अगला पॉइंट है, LM सिंघवी की रिपोर्ट की सिफारिश पर तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। मतलब जो हमारे देश में पंचायत है वो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी रूप में है, और इस वजह से ही हम 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और देखिए इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, मेरे हैंड राइटिंग नोट्स के रूप में ही मिलेगा। ठीक है, तो उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।